देखो अपना टॉपिक चल रहा है इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी में दो वैज्ञानिक बताए थे, संबंध किससे आ जाए तो अर्नेस्ट हेकल, नहीं आए तो रिटर। पारिस्थितिकी की पिछली वाली क्लास में अपने दो घटक पढ़े थे, जैविक और अजैविक। जैविक में तीन थे। सबसे पहला उत्पादक, उस पे ऊपर आएंगे उपभोक्ता, उपभोक्ता मर जाएंगे तो कौन आएंगे? अपने पिछली वाली क्लास में यहां तक पढ़ चुके हैं उपभोक्ता तक। अब अप घटक क्या होंगे? जैसे यूं बताया मैंने, थोड़ा एग्जांपल समझ लो। ये पादप है, इस पादप को खा गई कोई बकरी, बकरी को खा गया भेड़िया, और भेड़िए को खा गया शेर। शेर सामान्यतः किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष उपभोक्ता है, अंतिम है ना। शेर मर जाएगा तो क्या शेर धरती पर रहेगा? बिल्कुल नहीं। शेर के अंदर जो भी बायोमास है, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक, शेर के अंदर जो भी कार्बनिक पदार्थ है ना, उसको प्रकृति के छोटे छोटे जीव आएंगे जिनका नाम क्या होता है? ये अपघटक उसका कर लेंगे भक्षण, और भक्षण करके क्या बना देंगे? ह्यूमस। पिछली बार एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, ह्यूमस बन जाएगा। जब बारिश होगी ह्यूमस चला जाए धरती के अंदर, खनिज लवण बन जाएंगे, वापस कोई पादप लेगा, फिर जाएगी ऊर्जा। तो अपघटक कौन होते हैं? तो लिखोगे वे घटक, वे घटक जो मृत जीवों का, मरे हुए को खाएंगे, मृत जीवों का भक्षण करके, मृत जीवों का भक्षण करके सूक्ष्म ना, छोटा चूर्ण के जैसा बना देंगे। जैसे मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था, मल त्याग देते हो खुले में, 5-10 दिन बाद में देखोगे उसका ह्यूमस बन जाता है। खुले में मल पड़ा होगा, मिट्टी सी बन जाती है उसकी, वो ह्यूमस ही होता है। बारिश आएगी तो भूमि के अंदर धस जाएगा, उससे खनिज लवण बनेंगे। तो भक्षण करके सूक्ष्म कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस को अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी का है। ह्यूमस बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। अपघटक की खास बात, अपघटक होते कौन है? या तो होंगे जीवाणु, जीवाणु को इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया, नहीं हो तो होगा कवक, कवक को हिंदी में कहते हैं फफूंद, कवक को कहते हैं फफूंद। पेपर में आ जाता है निम्न में से कौन सा एक अपघटक है, तो आप क्या बोलोगे? बोल दिया आपको निम्न में से कौन सा एक अपघटक है? वायरस, प्रोटोजोआ, कृमि, कवक। वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि। तो जीवाणु, ये दो ही अपघटक हो सकते हैं, वरना और नहीं होते। वायरस तो होते नहीं, वायरस तो खुद मरे हुए हैं, मरे हुए के संपर्क में आएंगे तो वायरस जीवित हो गए नहीं। वायरस की मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है अभी पैथोलॉजी में, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी वायरस है। ना तो जीवित होता है ना ही मृत, तो मरा हुआ मरे हुए पे क्या काम करे? कुछ नहीं करेगा। तो दो हो सकते हैं। अच्छा, क्या करते हैं? ह्यूमस बनाते हैं। आपसे ये पूछेंगे पारिस्थितिक तंत्र के वे घटक जो मृत जीवों का भक्षण करके सूक्ष्म चूर्णित कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, वे घटक खालिस्तान कहलाते हैं। अपघटक। और बना हुआ पदार्थ खालिस्तान कहलाता है ह्यूमस। मरे हुए को सल्टा रहे हैं तो इनको क्या कहेंगे? पारिस्थितिक तंत्र के सफाई कर्मचारी किसे कहा जाता है? अपघटक को कहा जाता है, या शॉर्ट में कह सकते हो पारिस्थितिक तंत्र के सफाई कर्मी। ये इन्हीं का ही नाम है अपघटक का। ठीक है, छोटे छोटे हैं। देखो खाद्य श्रृंखला कहां से शुरू होती है? उत्पादक से। हरे पादप बड़े ही है, टिड्डा खा गया पादप बड़ा है, टिड्डे को मेंढक खा गया बड़ा है, मेंढक को सांप खा गया बड़ा है, सांप को मोर खा गया वो भी बड़ा है, मोर को चील खा गई वो भी बड़ी है, चील को बाज खा गया वो भी बड़ा है। अब बाज मर गया, फिर ये आ रहे हैं बेचारे गरीब छोटे छोटे। क्या पूरी खाद्य श्रृंखला में इनसे कोई छोटा होता है? नहीं होता। इसीलिए इनको पारिस्थितिक तंत्र के लघु उपभोक्ता कहा जाता है। छोटे हैं बेचारे, गरीब हैं, छोटे छोटे होते हैं।
तो पेपर में पूछेंगे पारिस्थितिक तंत्र के लघु उपभोक्ता किसे कहते हैं? इनको कहते हैं अपघटक को। ठीक है, इतनी बातें अपघटक के बारे में, और कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। ये लघु उपभोक्ता होते हैं, सफाई का काम करते हैं, मरे हुए को सल्टा रहे तो सफाई कर्मचारी है। होते कौन है? जीवाणु या कवक होते हैं। क्या करते हैं? मरे हुए का ह्यूमस बनाते हैं। जरूरी है खाद्य श्रृंखला में ये होने। अपघटक क्लियर है? उपभोक्ता हो गए, उत्पादक हो गए, अपघटक हो गए। जैविक घटक सारे खत्म, अब तीनों को जोड़ते हैं। ये तीनों जुड़ करके आपस में बनाएंगे फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। एक होती है फूड चेन, एक होता है फूड वेव। खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य जाल होता है। 3-4 खाद्य श्रृंखला आपस में अगर उलझ जाए ना तो खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल बन जाती है। कैसे? मैं आपको समझा देता हूं। खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल, यहां तक नोट कर लिया ना सबने? हो गया? क्लियर है? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। इधर देखो, पहले मैं खाद्य श्रृंखला अभी उतारना नहीं आपको, बड़ी खाद्य श्रृंखला बनाता हूं 3-4 बार। मैंने आपको पहले भी रिपीट किया, फिर एक और बनाता हूं। ये बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पे न्यूमेरिकल आएंगे कि एक खाद्य श्रृंखला के तृतीयक उपभोक्ता को 4 लाख किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उत्पादक द्वारा कितनी ऊर्जा बनाई जाती है? मैथ बन गई। इसलिए बार बार बता रहा हूं, बड़ी खाद्य श्रृंखला पता होगी तो आप बना सकते हो। यह पादप था, बड़ी वाली ये है। सबसे पहले खा सकते हैं छोटे छोटा इसको टिड्डा, टिड्डे को खा सकता है, मेंढक को खा सकता है, सांप को मोर खा सकता है, मोर को बाज खा सकता है। अभी तो ये खाद्य श्रृंखला है, ठीक है। इसी पादप को खा गया मान लो खरगोश, इसी खरगोश को खा गया भेड़िया, इसी भेड़िए को खा गया शेर। थोड़ी छोटी होगी। इसी पादप को खा सकता था यहां पर बकरी, बकरी को यहां पर खा सकता था भेड़िया, या जंगली सुअर खा जाता, कुछ भी लिख लो। इसको खा जाता शेर। और छोटी हो जाएगी, इसी खाद्य श्रृंखला को खा जाती पादप को गाय, गाय को डायरेक्ट खा जाता। अब एक ही पादप पे ये जो सिस्टम डिपेंड कर रहा है ना, ये खाद्य श्रृंखला नहीं, ये खाद्य जाल है। उलझ गई सारी, डिपेंड करता जो पहले आएगा मुक्का मार जाएगा। ये खाद्य जाल बन गया, खाद्य श्रृंखला सिंगल होगी। अब खाद्य श्रृंखला में ये चीजें आपको नहीं सीखनी। आपको सबसे पहले ये बताना है एक खाद्य श्रृंखला में न्यूनतम कितने उपभोक्ता हो सकते हैं, न्यूनतम बताने। कोई भी खाद्य श्रृंखला है ना, सबसे पहले पादप को एक तो शाकाहारी आएगा ही आएगा। खरगोश हो, टिड्डा हो, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, भेड़ हो, नीलगाय हो, कुछ भी हो, एक तो पहले शाकाहारी आएगा ही आएगा। मतलब फर्स्ट कस्टमर तो होगा ही होगा। जब शाकाहारी आएगा तो फिर फिक्स है मांसाहारी आ सकता है। तो एक खाद्य श्रृंखला में न्यूनतम कितने उपभोक्ता हो सकते हैं? एक नहीं हो सकता। आपको खाद्य श्रृंखला में एक उपभोक्ता हो कि सर गाय खा गई, शेर है नहीं, तो गाय तो मरेगी कभी ना कभी, अमर तो है नहीं। गाय को अमीबा थोड़ी है जो मरेगी नहीं, कभी तो मरेगी। तो वो आगे ये छोटे छोटे जो अभी बताए थे मैंने आपको, तो कितने बने? तो सबसे पहला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में न्यूनतम कितने उपभोक्ता हो सकते हैं? तो हेडिंग डालो खाद्य श्रृंखला, ये बना हुआ ऐसे। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला किसको बोलोगे? उत्पादक और उपभोक्ता मिलकर के एक चेन या श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। परिभाषा की कोई जरूरत नहीं है। देखो अब ढंग से समझो, मैं यहां पे एक चीज लिख रहा हूं, एक तो होगा इसके अंदर उपभोक्ता, उपभोक्ता को इंग्लिश में कहते हैं कस्टमर या कंज्यूमर। तो इसको मैं सी से डिनोट कर रहा हूं। किसे? तो जब मैं सी लिखूं आप समझो उपभोक्ता है। मैंने लिखा C1 तो प्राथमिक उपभोक्ता, C2 द्वितीयक उपभोक्ता, C3 तृतीयक उपभोक्ता। एक नाम इसके अंदर आएगा पोषण स्तर, पोषण
इसको मैं टर्म मान लेता हूं टी, ठीक है। जैसे मैं यहां पे पहले शॉर्ट में बताओ, समझाता हूं। देखो टिड्डा यहां पर पहला उपभोक्ता है कि नहीं। उत्पादक से हरे पादप से डायरेक्ट ऊर्जा किसमें आई है, टिड्डे में। तो टिड्डे को आप क्या बोलोगे, प्राथमिक उपभोक्ता। मेंढक को क्या बोलोगे, द्वितीयक, ऐसे बोलोगे। इसे ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा अंतिम, अंतिम उपभोक्ता, शीर्ष उपभोक्ता, गुरु उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला का अंतिम उपभोक्ता हो गुरु उपभोक्ता। जैसे उत्पादक को खा गई बकरी, बकरी को खा गया भेड़िया, भेड़िए को खा गया शेर। अब बताओ शेर का कोई भक्षण करता सामान्यतः, तो शेर बड़ा है तो उसको बोलोगे शीर्ष उपभोक्ता, गुरु उपभोक्ता, अंतिम उपभोक्ता। मतलब किसी भी खाद्य श्रृंखला का जो अंतिम उपभोक्ता होगा ना, उसे बोलोगे गुरु या शीर्ष। तो ये प्राथमिक, द्वितीयक, ये तृतीयक, ये चतुर्थ, ये अंतिम। समझ गए। अब मैं शॉर्ट में लिख दूं, इधर देखो, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता, मेंढक, सांप, मोर, बाज, लास्ट है। बाज को क्या बोलोगे, इस खाद्य श्रृंखला में बाज अंतिम है। खाद्य श्रृंखला में शेर होता तो वो अंतिम होता, चीता होता तो वो अंतिम होता, जो लास्ट में होगा उसी को अंतिम कहेंगे। अंतिम ना बोलो तो बोलोगे शीर्ष उपभोक्ता। पेपर में आएगा निम्न में से कौन सा एक लघु उपभोक्ता है, जीवाणु है, नहीं तो कवक है। निम्न में से कौन सा एक शीर्ष उपभोक्ता है, शेर है, नहीं तो बाज है। यही आते हैं लास्ट में, तो शीर्ष। ये भी ना बोलो, गुरु है सबका, लास्ट में बापू सबका यही है, तो आप इसे बोलोगे गुरु। किसी भी खाद्य श्रृंखला का लास्ट में जो उपभोक्ता बचेगा, सिंपल सी बात, लास्ट में आ रहा है तो अंतिम उपभोक्ता, नहीं बोलो तो शीर्ष उपभोक्ता, नहीं बोलो तो गुरु उपभोक्ता। अब समझो इधर, उपभोक्ता तो क्लियर हो गया। अब एक चीज और चल रही है, क्या, पोषण स्तर। अब पोषण का स्तर प्रारंभ कहां से हुआ, सोचो। अब ये चीज ढंग से समझ लेना, न्यूमेरिकल में गड़बड़ यहीं पे होगी, सिर्फ एक पॉइंट की वैल्यू है, सारा क्वेश्चन पलट जाएगा। उपभोक्ता समझ में आ गए, पादप से ऊर्जा किसमें गई, तो टिड्डा कौन सा उपभोक्ता है, प्राथमिक, मेंढक, सांप, मोर, यहां पर बाज, ये तो उपभोक्ता है। अब उपभोक्ता तो हो गया, दिक्कत यहां पे आती है लोगों को कि ये पोषण स्तर नाम की समस्या क्या है। बिल्कुल सिंपल है, पोषण स्तर का मतलब पोषण चालू कहां से हुआ, बताओ। ये हरे पादप यानी नहीं होते, उत्पादक नहीं होता तो क्या पोषण आगे जाता, तो पोषण का स्तर चालू कहां से हुआ, पोषण को क्या मान रहा हूं मैंने बोला T1 तो प्राथमिक पोषण स्तर, T2 द्वितीयक पोषण स्तर, T3 तृतीयक। पोषण चालू हुआ उत्पादक से, तो प्राथमिक पोषण स्तर कौन है यहां पर, द्वितीयक पोषण स्तर, तृतीयक पोषण स्तर मेंढक, चतुर्थ पोषण स्तर सांप, पंचम पोषण स्तर, षष्ठम पोषण स्तर बाज है अपघटकों के लिए। मतलब उत्पादक है ना, वो पहला पोषण स्तर किसके लिए, टिड्डे के लिए है। टिड्डा है द्वितीयक पोषण स्तर इस मेंढक के लिए, मेंढक है तृतीयक पोषण स्तर इस सांप के लिए, सांप है चतुर्थ पोषण स्तर इस मोर के लिए, मोर है पंचम पोषण स्तर इस बाज के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, उपभोक्ता से एक आगे चलेगा पोषण स्तर, यहां से न्यूमेरिकल है बस। मतलब द्वितीयक उपभोक्ता वही होता है तृतीयक पोषण स्तर, चतुर्थ उपभोक्ता तो पंचम पोषण स्तर। उपभोक्ता से एक आगे चलेगा क्या, उपभोक्ता से एक आगे चलेगा क्या, इतनी बात क्लियर हुई। इस डायग्राम को बना लो, अभी क्वेश्चन करते हैं। एक बनाइए मैंने फूड चेन, आप और भी बना सकते हो, जैसे एक छोटी और बना देता हूं। पादप को खा गया खरगोश, खरगोश को खा गया भेड़िया, या फिर जंगली सुअर भी लिख सकते हो।
और भेड़िए को खा गया शेर, तो बताओ इस खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता कितने हैं? ये है पहला, ये है दूसरा, ये है अंतिम शीर्ष। तो पोषण स्तर कितने होंगे? उपभोक्ता 3 है तो पोषण स्तर 4 होंगे। समझ गए? अब यहां से न्यूमेरिकल सिखाऊंगा आपको मैं। ये डायग्राम याद रख लो, सिंपल सा, लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी एक ही काफी है न्यूमेरिकल के लिए। पेपर में पूछते हैं खाद्य श्रृंखला का शीर्ष उपभोक्ता किसे कहते हैं? उत्तर होगा प्राथमिक को, द्वितीयक को, लघु उपभोक्ता को, गुरु उपभोक्ता को। अंतिम भोक्ता कौन होता है? गुरु उपभोक्ता। शीर्ष भोक्ता कौन है? गुरु उपभोक्ता। अंतिम बोलो, शीर्ष बोलो या फिर गुरु बोलो। हाँ, पलाथी मार के बैठ जा, फिर नींद को नहीं आवे। अब गोटा पर हाथ लगा के यहाँ कर बैठे मर्ग पराइड हो गए, नींद आई सी तो नींद आने कारण गर्मी में भी नींद आवे। अब तो बैठे ही साबू स्टील में छोड़ो, पलाथी मार के बैठ जा, नींद को नहीं आवे। ठीक है, इधर देखो, रफ कर दो इसको। अब इसको सीखने के लिए देखो, एक बार वापस लिख देता हूं, थोड़ा समझ लो। उत्पादक था, उसको कहा गया टिड्डा था। एक बंदा था देखो, जिसका नाम था लिडमैन। लिडमैन नाम के बंदे ने एक बात बोली कि खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा है ना, वो जाएगी भोजन के रूप में केवल 10%। जैसे आप रोटी सब्जी खाते हो, आपने 4 रोटी सब्जी 1-2 गिलास छाछ ग्रीन सैलेड लिया, सारा खा लिया, क्या सारे से आपको एनर्जी मिलेगी? क्या कुछ अपशिष्ट त्यागोगे, मलमूत्र भी। तो अब सोचो हरा पादप है, वहां पर टिड्डे आए तो क्या टिड्डा सारा का सारा घास का मैदान खाली कर देंगे? ना, कुछ जाएगा टिड्डे में। तो मेंढक पूरे का पूरा टिड्डा खा जाएगा क्या? जैसे आप चिकन खा रहे हो, है ना, आप मछली का बकरा लेके पूरा का पूरा खा जाओगे क्या? आप मांस का भक्षण करोगे, हड्डियां वगैरह खाल वगैरह फेंक दोगे ना, ऐसा होता है ना। तो मतलब पूरी ऊर्जा तो जाएगी नहीं, कोई चांस नहीं है जाने की। कैसे? सोच के देखो, ये इतने बड़े उत्पादक है, ये घास का मैदान है, यहां पर टिड्डे आ गए तो क्या टिड्डा सारा खा जाएंगे क्या? मान लो 100 टिड्डे आ गए, वहां पर 100 मेंढक आएंगे क्या? नहीं आएंगे। 100 टिड्डों पर 100 मेंढक कभी नहीं आएंगे। मेंढक को पता है हमारा जीवन निर्वाह यहां संभव नहीं है। 100 टिड्डे पे को 10-12 मेंढक आएंगे, बचे हुए मेंढक जीवन निर्वाह के लिए अन्यंतर कहीं पलायन कर जाएंगे। उनको पता है अटे भूख मरशा और गड्डी चालना समान ही को नहीं, तो गरीब बैठे वो चले जाएंगे। अब मान लो 100 टिड्डों पे 1000 टिड्डों पे 100 मेंढक आ गए, जहां पर 100 मेंढक है वहां पर 100 सांप आ जाएंगे क्या? सांप भी समझदार है, उसको पता है हमारा जीवन निर्वाह संभव नहीं है, बचे हुए सांप अन्यंतर कहीं पलायन कर जाएंगे। 100 मेंढक पे मान लो 10 सांप आ गए, 10 सांप पे क्या 10 मोर या चील आएगी? मोर और चील को पता है भूख मरशा, तो अन्यंत्र पलायन कर जाओ। 10 मोर पे 10 बाज आएंगे क्या? नहीं, 1-2 बाज ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि बाज को पता है कि यहां पर जीवन निर्वाह संभव नहीं है। मतलब घटेगा, घटती जाती है। कैसे? ये एक बंदे ने साबित किया था, जिसका नाम था लिडमैन। ये उतार ली, अब इससे क्वेश्चन लिखते हैं, हेडिंग डालो लिडमैन का नियम। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस नियम से होता है? लिडमैन का नियम। बंदा था जिसका नाम था लिडमैन। लिडमैन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने ये बात बताई। तो लिखो लिडमैन का नियम। यह नियम कैसे लागू होगा समझते हैं। इसने क्या बोला? तो आप लिखोगे लिडमैन के अनुसार। पहले लिख लो फिर समझाता हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। लिडमैन के अनुसार खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर 10% ऊर्जा भोजन के रूप में तथा शेष 90% ऊर्जा ऊष्मा के रूप में
जो अभी आप काम कर रहे हो वो यही है 90% वाला। ऊष्मा के रूप में वायुमंडल में मुक्त कर दी जाती है, रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, मुक्त कर दी जाती है। इसे लिडमेन का नियम कहा जाता है। इसे लिडमेन का नियम कहा जाता है। मेन बात अंडरलाइन कर लो, 10% भोजन, 90% ऊष्मा। मतलब पहले उतारो, समझाता हूं। लिडमेन ने बोला एक खाद्य श्रृंखला के अंदर एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा भोजन के रूप में जाएगी सिर्फ 10%। बची हुई 90% ऊर्जा हम ऊष्मा के रूप में वायुमंडल में छोड़ देंगे। जैसे आपने खाना खाया, जो आपने पूरा खाना खाया तो सबसे आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। आप मलमूत्र भी त्यागोगे, पसीना भी आएगा। अभी आपने खाना खाया, सांस ले रहे हो ना, नाक के आगे हथेली करके देख लो, गर्म वायु बाहर आ रही है, ये ऊष्मा जा रही है बाहर। इसलिए कहते हैं श्वसन कैसी है, ऊष्मा क्षेपी है, ऊष्मा बाहर आ रही है। इसका मतलब 10% भोजन के रूप में लेते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है 10% का नियम। 10 को हिंदी में कहते हैं दक्षांश। पढ़ा होगा ना, इकाई, दहाई, सिकड़ा, ऐसे पढ़ते हो ना। 10 को दक्षांश कहते हैं, तो इसको हिंदी में दक्षांश नियम भी कहा जाता है। दक्षांश नियम। पेपर में सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का परिवाह किस नियम के तहत होता है? लिडमैन के नियम के तहत नहीं है, तो 10% के नियम के तहत नहीं है, तो दक्षांश नियम। दक्षांश नियम का संबंध किससे है? ऊर्जा प्रवाह से है। ऊर्जा प्रवाह किससे? पारिस्थितिकी। 10% के नियम का संबंध किससे? पारिस्थितिकी। लिडमैन का संबंध किससे? पारिस्थितिकी। तो इसको लिडमैन का नियम बोलो या 10% का नियम बोलो या दक्षांश नियम बोलो, कैसे अभी समझ लो। देखो, अच्छा एक क्वेश्चन ये बनता है, खाद्य श्रृंखला में, ये आया हुआ क्वेश्चन है, पिछली बार आया हुआ है, सेकंड शिफ्ट एलडीसी में आया था। ठीक है, पेपर अगर आपने ऑब्जेक्टिव देखेंगे चेक कर लेना, आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था? ये था कि खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह कितने प्रतिशत भोजन के रूप में होता है? 10%, 50%, 90%, 100%। अगर आपसे उल्टा पूछे खाद्य श्रृंखला में कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रवाह ऊष्मा के रूप में होता है? 90%। कितना भोजन के रूप में? 10%। बनाए, देखो ये उतार लिया, उतारो इसको, अभी बना के बताता हूं, आप मुझे क्वेश्चन बताओगे, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। ये क्लियर है? लिख लिया सबने? चलो बनाते, एक चेन बनाते हैं, समझते हैं, बड़ी बनाते हैं। सबसे बड़े वाली मैं कल से रिपीट कर रहा हूं, ये इसलिए बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको पेपर में पूछेंगे ना, एक खाद्य श्रृंखला में 5 उपभोक्ता है, उत्पादक द्वारा 5 लाख किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मित की जाती है, तो तृतीय पोषण स्तर पर ऊर्जा का मान क्या है? बन गया न्यूमेरिकल। तो बड़ी खाद्य श्रृंखला होगी तो इसमें 5-6 उपभोक्ता बन जाएंगे, तो आपको आसान रहेगा बनाने के लिए। टिड्डे को खा जाएगा मेंढक। छोटे वाली तो बतानी नहीं है, छोटी बता दी, छोटी से छोटी खाद्य श्रृंखला में कितने न्यूनतम उपभोक्ता होंगे? ठीक से 2 से कम उपभोक्ता की कोई भी खाद्य श्रृंखला प्रकृति में संभव नहीं है, 2 न्यूनतम होंगे। मेंढक को खा गया, सांप को खा गया, मोर भी खा सकता है, चील भी खा सकती है, इसको खा सकता है बाज। अब आपको अंतर समझ में आएगा छोटी और बड़ी में। इधर देखो, मैंने बोला एक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक द्वारा 5 लाख किलो कैलोरी ऊर्जा, ऊर्जा सबको पता है किसमें मापते? किलो कैलोरी में। तो एक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक द्वारा 5 लाख किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मित की जाती है। अगर पादप ने बनाई 5 लाख, तो टिड्डे के पास कितनी जाएगी? 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। तो टिड्डे को मिलेगी 50,000, टिड्डे के पास 50,000, तो इसका 10% मेंढक के पास आएगी। मतलब मेंढक को मिल रही है 5,000, 5,000 का 10% होता है 500। सांप को अगर 500 किलो कैलोरी मिल रही है तो चील को मिलेगी 50 किलो कैलोरी, तो बाज को मिलेगी 5 किलो कैलोरी।
समझ गए? मैंने क्या बोला? खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर, एक से दूसरे पर ऊर्जा का प्रवाह कितना होगा भोजन के रूप में? परसेंट 10 अगर किसी को नहीं निकालने आते हैं तो 5 लाख लिख लो। 10% का मतलब एक एक जीरो कम करने हैं। जैसे आप यूं करते हो ना, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना, लाख, फिर आप कहते हो 10 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये हो गया कितना? 50 लाख। 50 लाख का 10%। रीजनिंग वाले सर ने या मैथ वाले सर ने पढ़ा होगा परसेंटेज टॉपिक, सबको पता है का मतलब होता है गुणा। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख का 10% का मतलब 100। ये 2 जीरो कैंसिल होगी। अब देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख बच गई। 5 लाख में एक बिंदी कम करोगे 50,000, 50,000 में एक बिंदी कम करोगे 5,000, 5,000 में एक जीरो कम करोगे 500, 500 में एक जीरो कम करोगे 50, 50 में एक जीरो कम करोगे 5, 5 में एक जीरो कम करोगे तो 5/10, फिर पॉइंट में चल पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया कैसे होगा? ऐसे। ये बात क्लियर हुई? मैंने क्या बोला? एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा जाती है कितनी? वापस समझ लो, 50 लाख बनाई तो 10% टिड्डे के पास गई, 50,000 का 10% इसके पास गई, मेंढक को 5,000 मिली तो सांप को 500 का 10%, चील को 50 किलो कैलोरी। समझ गए? चलो लिखो फिर क्वेश्चन। एक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक द्वारा, एक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक द्वारा 10 लाख किलो कैलोरी। ये नई क्वेश्चन है। पारिस्थितिक वो नहीं पूछेंगे कौन सा शाकाहारी, कौन सा मांसाहारी, वो तो बढ़ाई दिए, वो पुराने हो गए, बौद्धा हो गया, 2000 तक आना था। अब न्यूमेरिकल आने लगे इस टॉपिक से, तो ढंग से समझ लो इसको। एक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक द्वारा 10 लाख किलो कैलोरी, 10 लाख किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मित की जाती है, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, बोलना नहीं है। निर्मित की जाती है तो इस खाद्य श्रृंखला के चतुर्थ उपभोक्ता, इस खाद्य श्रृंखला के चतुर्थ उपभोक्ता को कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? अपना अपना आंसर निकालो, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ऑप्शन देता हूं आपको। कौन बताएगा? हाथ उठाओ। हाँ, लास्ट दीवार के पास 10 में कौन कौन सहमत है? 100 किलो कैलोरी होगी, इसमें कौन सहमत है? 1000 होगी, इसमें कौन सहमत है? अब देखो, सिंपल सी बात, मैंने ये खाद्य श्रृंखला कल से मैं 5-6 बार रिपीट करता हूं। टिड्डे वाली किस लिए रिपीट की? ताकि आपके माइंड में सबसे बड़ी खाद्य श्रृंखला फिक्स हो जाए। अगर फिक्स होगी तो बना के देखो। पादप को कौन खाएगा? छोटा टिड्डे को कौन खाएगा? मेंढक को कौन खाएगा? सांप को कौन खाएगा? मोर को कौन खाएगा? इससे बड़ी तो नहीं बन सकती। तो पहला उपभोक्ता C1, सेकंड कस्टमर मेंढक, थर्ड कस्टमर सांप, चतुर्थ कस्टमर है मोर। मैंने क्या पूछा? किसको पूछ रहा है ये? चतुर्थ उपभोक्ता को। पादप ने कितनी बनाई? पादप ने बनाई 10 लाख, तो 10 लाख का 10% होगा 1 लाख। टिड्डे को 1 लाख मिलेगी, तो मेंढक को कितनी मिलेगी? 10,000।
तो सांप को कितनी मिलेगी? 1000। मोर को कितनी मिलेगी? पादप ने कितनी बनाई? टिड्डे के पास कितनी जाएगी? 10 लाख का 10%, 1 लाख का 10%, 10,000 का 10%, 1000 का 10%। पहला उपभोक्ता, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन आया? मोर। कितनी मिलेगी? क्लियर हुआ? इसलिए बार बार बोल रहा हूं खाद्य श्रृंखला को मैं, इसलिए बार बार लिख रहा हूं ताकि आप क्लियर हो जाए। ये बात समझ में आई? इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन यही लिखोगे, एक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक द्वारा 10 लाख किलो कैलोरी 10 लाख किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मित की जाती है। 10 लाख किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मित की जाती है। तो इसी खाद्य श्रृंखला, एक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक द्वारा 10 लाख किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मित की जाती है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है 10 लाख किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मित की जाती है। तो इसी खाद्य श्रृंखला के तृतीयक उपभोक्ता, मैंने पूछा है क्या? क्वेश्चन खत्म ही नहीं हुआ, अभी पढ़ा है, शांति रखो। इतनी भी क्या जल्दी है बाबू, अभी तो स्टार्ट किया है। तृतीयक उपभोक्ता तथा चतुर्थ पोषण स्तर, तृतीयक उपभोक्ता तथा चतुर्थ पोषण स्तर पर ऊर्जा का मान, या सीधा लिख लो पर ऊर्जा होगी। ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ठीक है? यहां लिख रहा हूं, इधर करते थोड़ा सा। कितनी बन रही है? 10 लाख बन रही है। 10 लाख तो ऑप्शन है आपके पास 100,1000 किलो कैलोरी। सेकंड ऑप्शन है आपके पास 1000,100 किलो कैलोरी। थर्ड ऑप्शन है आपके पास 10,000,1000 किलो कैलोरी। फोर्थ ऑप्शन आपके पास कौन सा उपभोक्ता लिखा है? तृतीयक लिखा है ना। चौथा ऑप्शन है आपके पास 1000,1000 किलो कैलोरी। ए में कौन कौन सहमत है? ए में, बी में, सी में, डी में। बाकी जो हाथ नहीं उठाया वो किधर है? निर्दलिया। इधर देख लो, क्वेश्चन कुछ नहीं है, उत्तर एक ही है इसका। बताओ पहला उपभोक्ता कौन है इसमें? खाद्य श्रृंखला बनी हुई है आपके सामने। पहला उपभोक्ता कौन है? दूसरा कौन है? तीसरा कौन है? चौथा कौन है? बस यहां तक छोड़ दो, तृतीय की बात हो रही, आगे क्यों जाए? पहला पोषण स्तर कौन है बताओ? दूसरा पोषण स्तर, तीसरा पोषण स्तर मेंढक है, किसके लिए? सांप है। चौथा पोषण स्तर मोर के लिए, मोर है। पांचवा पोषण स्तर बाज के लिए। और मैंने 2 बार बोला था कि उपभोक्ता से एक आगे चलता है पोषण स्तर। तो बताओ तृतीयक उपभोक्ता पे ऊर्जा कितनी आएगी? चेक करो। पादप ने कितनी बनाई? 10 लाख का 10%, 1 लाख का 10%, 10,000 का 10%, 1000 का 10%। कौन सा उपभोक्ता है? पहला, दूसरा, तीसरे उपभोक्ता कितनी मिल रही है? तो तीसरे उपभोक्ता को मिल रही है 1000 किलो कैलोरी। तो चौथा पोषण स्तर कौन है? तृतीयक उपभोक्ता ही चौथा पोषण स्तर होता है प्राणियों। तो उत्तर होगा 1000,1000 किलो कैलोरी। क्या बोला है मैंने? उपभोक्ता से एक आगे चलता है ना,
सोचो, तृतीयक उपभोक्ता समझ में आया? 1000 किलो कैलोरी। वापस समझ लो, पादप ने कितनी बनाई? टिड्डे के पास 1,00,000 का 10%, 10,000 का 10%, 1000 का 10%। चलो, कौन से उपभोक्ता की बात कर रहे हैं? पहले को कितनी मिली? 1,00,000 उपभोक्ता। पहले उपभोक्ता कितनी मिली? दूसरे को, तीसरे को, तीसरे उपभोक्ता कितनी मिल रही है? 1,000। तो तृतीयक उपभोक्ता कोमा चतुर्थ पोषण स्तर, पहला पोषण स्तर कौन है? पादप को कितनी मिली? तो दूसरे कितनी मिली? तीसरे पोषण स्तर पर, चौथे पे, क्योंकि तृतीयक उपभोक्ता ही चौथा पोषण स्तर है। तो जितनी ऊर्जा तृतीयक पोषण स्तर पर होगी उतनी ही ऊर्जा, सॉरी, जितनी ऊर्जा तृतीयक उपभोक्ता पर होगी उतनी ही चतुर्थ पोषण स्तर पर होगी। तो 1,000 को मां, समझ गए? इसी में मैं आपसे यूं पूछूं कि इसी खाद्य श्रृंखला के तृतीयक उपभोक्ता और तृतीयक पोषण स्तर, तृतीयक उपभोक्ता और तृतीयक पोषण स्तर पर ऊर्जा का मान क्या होगा? बताओ। तृतीयक उपभोक्ता कितनी मिल रही है? तो तृतीयक पोषण स्तर कौन है? मेंढक है। तो उत्तर क्या होगा? 1000, इस प्रकार के न्यूमेरिकल पूछेंगे, चांस बने तो। अगर क्वेश्चन उठा तो ऐसे आता है। तो इस पे सिंपल समझ लो, वापस रिपीट कर देता हूं। आपको ऊर्जा का मान दिया जाएगा, या तो आपसे उपभोक्ता पूछेंगे, या आपसे पोषण स्तर पूछेंगे, या उपभोक्ता पोषण दोनों पूछ लेते हैं। अब एक क्वेश्चन अलग प्रकार का बोल रहा हूं मैं, लिखूं। एक खाद्य श्रृंखला में 5 पोषण स्तर है। एक खाद्य श्रृंखला में 5 पोषण स्तर है। एक खाद्य श्रृंखला में 5 पोषण स्तर है। यदि उत्पादक द्वारा 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मित की जाती है, यदि उत्पादक द्वारा 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मित की जाती है, 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मित की जाती है, इस खाद्य श्रृंखला के तृतीयक उपभोक्ता को कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? इस खाद्य श्रृंखला के तृतीयक उपभोक्ता को कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? पहले समझ लो, पोषण स्तर 5 है। पोषण स्तर कितने बोले मैंने? खाद्य श्रृंखला पोषण स्तर 5 है। उत्पादक बना रहा कितनी? 10,000 किलो कैलोरी। तृतीयक उपभोक्ता को ऊर्जा बतानी है, कौन बताएगा? वुमेन फर्स्ट। हाँ बताओ, तुम लोग बताओ, समझ में आ रही है बातें? ये नहीं आ रहा? बताओ फिर क्या आंसर आएगा? 100। 10 में कौन कौन सहमत है? 100 में, 1000 में। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन पूछे तो बोला क्या काम करना है? रफ एक रैंडम डायग्राम बनाना, चेन बनानी, रैंडम चेन बनानी है। सबसे बड़ी रैंडम चेन कौन है? पादप, टिड्डा, टिड्डे खा गया मेंढक, सबको रट्टा मार लो, मेंढक खा गया सांप, सांप को खा गया मोर, मोर को खा गया बाज। अब बोल रहा है ये पोषण स्तर कितने इसमें? 5। तो पहले बनाओ, पहला पोषण स्तर, दूसरा पोषण स्तर, तीसरा पोषण स्तर, चौथा पोषण स्तर और 5वां पोषण स्तर। मतलब इसको मोर पे रोक देंगे, रोक दे मोर पे। बोल रहा है खाद्य श्रृंखला 5 पोषण स्तर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां बाद की जरूरत नहीं, हटा दो एक बार के लिए। अच्छा, पादप कितनी बना रहा है? 10। मैं सीधा लिख देता हूं ऐसे, 10,000। तृतीयक उपभोक्ता कौन है? पहला, दूसरा, इस खाद्य श्रृंखला में तीसरा उपभोक्ता है सांप है। तो 10,000 का 1,000, 1,000 से 100 से उत्तर होगा 10 किलो कैलोरी। हुआ कि नहीं हुआ? तो घुमा फिरा के न्यूमेरिकल कुछ भी बना देगा, आपको पूरी की पूरी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। सबका निचोड़ यही है
लंबे वाली खाद्य श्रृंखला याद कर लो, जितना मानदेय यहां से रखो, 10-10 बांटते जाओ, लिख लो ये उपभोक्ता, ये पोषण। पोषण पूछे तो पोषण बताना, उपभोक्ता पूछे तो, यहां तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब पढ़ते हैं अपने, एक चीज और पढ़ते छोटी सी। अब आप लिखो, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के पिरामिड, 4-5 पिरामिड बनते हैं। इनके क्वेश्चन आएंगे कि खाद्य श्रृंखला में आपसे पूछ लेंगे ऊर्जा के पिरामिड कैसे बनते हैं, सीधे उल्टे, सीधे उल्टे दोनों, प्रतिलोमित, एकांतर, प्रतिच्छेदी, ये जो नाम आएंगे आपको देखना, सीधा मना उल्टा। पहले समझ लो पिरामिड क्या होता है। पिरामिड सबसे पहले शुरू किए थे मिस्रवासियों ने, बढ़ते से घटते क्रम में जाना या घटते से बढ़ते क्रम में नीचे की ओर आना, इस पिरामिड कहते हैं। पिरामिड सबसे पहले शुरू किए थे मिस्रवासियों ने। पिरामिड का मतलब है जैसे आप जन्माष्टमी पे मटकी तोड़ते हैं, जन्माष्टमी में मटकी तोड़ते हैं ना, 20 लोग नीचे होंगे, उनके ऊपर 19, फिर 18, 17, है ना, ऐसे आएंगे, ऐसे ये होंगे मान लो 20, फिर थोड़े कम होंगे 19, फिर थोड़े कम होंगे 18 या 17, फिर 16, ऐसे करके 15, फिर ऐसे 10, फिर ऊपर 5, फिर 1। ये पिरामिड है। सीधा ट्रायंगल, सीधा त्रिभुज बन गया तो आपको कहना है पिरामिड सीधा है। उल्टा त्रिभुज बन गया तो आपको कहना है पिरामिड उल्टा है। इतनी बात है, ठीक है। ये पिरामिड, खाद्य श्रृंखला के पिरामिड किसने दिए थे? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एल्टन, ठीक है। एल्टन नाम के बंदे ने बात बताई पिरामिड। अब 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बनते, मैं आपको चारों करवा देता हूं। मैंने आपसे पूछा पहला क्वेश्चन कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के पिरामिड, ऊर्जा के पिरामिड कैसे बनते हैं, यह बताना आपको। पुराने वालों को ये मैंने 4-5 क्वेश्चन करवाई भी है, करवाए ना। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है पेपर में, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, 2 बार रिपीट हो चुका है। अब ऊर्जा कैसे बनेंगे सोचो, ऊर्जा के पिरामिड बनाने हैं, चेक करो। ये उत्पादक है, ऊर्जा कहां से प्रारंभ होती है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से या फिर उत्पादक से, एक ही बात। अब बताओ, पादप ने ऊर्जा बनाई 1 लाख, इसको टिड्डा खा गया, ये टिड्डा है यहां पे ऊपर, तो टिड्डे को 1 लाख ही मिलेगी क्या? कितनी मिलेगी? तो 10,000 बनी, 1 लाख से 10,000 कम ही है, कम कर दिया मैंने। टिड्डे को खा गया मेंढक, मेंढक को 1,000 ही मिलेगी क्या? सॉरी 10,000 मिलेगी क्या? 1,000 मिलेगी। कितनी मिलेगी मेंढक को? मेंढक को सांप खा गया, सांप को 1,000 ही मिलेगी क्या? सांप को कम मिलेगी, कितनी मिलेगी? 100। सांप को बाज खा गया, बाज को 100 ही मिलेगी क्या? कितनी मिलेगी? कैसा बन रहा है? त्रिभुज सीधा है कि उल्टा? तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के पिरामिड कैसे बनते? सीधे बनते हैं। क्यों बनेंगे? ऊर्जा घटती जा रही है तो पिरामिड सीधा बनना ही है ना। तो सीधे, सदैव सीधे, सदैव सीधे बनेंगे। खाद्य श्रृंखला चाहे जलीय हो चाहे स्थलीय हो, पिरामिड सदैव सीधा ही बनेगा। अच्छा, जलीय से एक चीज याद आई मुझे, सुनो। अगर आपसे पेपर में पूछे, देखो पारिस्थितिक तंत्र बहुत है, मेन 2 है, जलीय और एक स्थलीय। जल के अंदर मछलियों का बन जाएगा, है ना, स्थल के अंदर हमारा बन जाएगा। और खाद्य श्रृंखला जो है ना, कृत्रिम भी हो सकती है ना। जैसे आपने एक उदाहरण बगीचा लगाया अपनी तरफ से, तो खाद्य श्रृंखला कृत्रिम भी है, प्राकृतिक मानव निर्मित हो सकती है। अब आपसे पेपर में पूछो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन होता है? अब पारिस्थितिक तंत्र बहुत है, महासागर के है, समुद्र के अलग है, तालाब के अलग है, नदी के अलग है, झरने के अलग है, झील के अलग है, खेत खलिहान के अलग है ना, हमारा अलग है, फसलों का अलग है। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र पूछे, सबको पता है भूभाग का 71% भाग, 70 से 71% भाग है वो जल से ढका हुआ है। रहने वाली जगह हमारे पास कितनी है? 29% है।
70% भाग तो हमारा किससे ढका हुआ? जल से। तो जल के अंदर भी तंत्र बनेगा। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र होता है जलीय। जलीय में कौन? महासागर। ऐसे आएगा, सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है महासागर, नदी, तालाब, झील। सबसे बड़ा है महासागर। अगर आपसे पूछे सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र कौन है, आप कहोगे जल की एक बूंद। पानी की एक बूंद भी खुद में एक पारिस्थितिक तंत्र होती है। पानी की बूंद टूटेगी, H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 गैसें बनाएगी। तो सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र पूछे, इकोसिस्टम, जल की एक बूंद, सबसे बड़ा महासागर। लवणीय बड़े बड़े महासागर होते। अच्छा, 2 नंबर ऊर्जा का पढ़ लिया। अब जीवों की संख्या के पिरामिड, खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या के पिरामिड। स्थल के लिए, स्थल के लिए, जल के लिए नहीं, स्थल के लिए जीवों की संख्या के पिरामिड कैसे होते हैं? ये स्थल के लिए, बार बार बोल रहा हूं, स्थल। बताओ सीधा कि उल्टा? बना के देखें। ये घास फूस है, यानी उत्पादक है, यहां पर पादप। इसको खा गए टिड्डे। मान लो टिड्डे आए 1000। 1000 क्या है? 1000 टिड्डों पर 1000 मेंढक आएंगे क्या? कम आएंगे। मान लो आ गए 100, क्योंकि मेंढकों को पता है, अभी बताया मैंने, हमारा जीवन नरसिंह है। इनको पता है हमारा यहाँ पे जीवन निर्वाह संभव नहीं है। तो मेंढक बोलेंगे भूख मरेंगे यहाँ पे, कहीं और चलो, कोई चिकन मटन ढूंढते हैं इधर उधर कहीं और। 100 मेंढक पे 100 सांप पाएंगे क्या? सांप को पता है कि अटे भूख मरांगा। 100 सांप है वहां पे, सॉरी 10 सांप है वहां पे, कभी भी 10 बाज नहीं आएंगे, 1-2 ही आएंगे। कैसा बन रहा है? तो जीवों की संख्या के पिरामिड स्थलीय, ये भी कैसे बनेंगे? सीधे। एक और मैं बोलूं वृक्ष पर जीवों की संख्या का पिरामिड। अब बताओ, वृक्ष पर जीवों की संख्या, ध्यान रहे मैंने वृक्षों नहीं बोला है, ध्यान रहे मैंने वृक्षों नहीं कहा, मैंने वृक्ष कहा है। तो वो एक ही पेड़ होगा। वृक्ष पर जीवों की संख्या के पिरामिड। सोचो, वृक्ष एक है, एक वृक्ष है, क्या उस पर एक ही जीव होगा? ना, छोटे छोटे कीट बहुत सारे होंगे, इस पर पक्षी भी होंगे, बड़े पक्षी भी होंगे। इस पर निर्भर हम भी है, छाया और लकड़ियां ले रहे हैं। वृक्ष एक है पर इस पर आश्रित बहुत सारे हैं। वृक्ष ऐसे एक, निर्भर इस पे बहुत सारे। तो ये कैसा हो गया? उल्टा। अच्छा, मैं बोलूं तालाब में जीवों की संख्या का पिरामिड। तालाब में जीवों की संख्या का पिरामिड, ये कैसे बनता है? तालाब एक है, उसमें छोटे छोटे जंतु प्लावक भी है, उसमें छोटे छोटे पादप प्लावक भी है, उसमें छोटी मछलियां भी है, उन पर निर्भर बड़ी मछलियां भी है। तो तालाब तो एक है और उस पर मंगते, तो कैसा हुआ? उल्टा। सिंपल सी बात, उल्टा। जैव भार, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैव भार के पिरामिड कैसे बनते हैं? जैव भार का मतलब समझते हो? जैव का मतलब बायो, भार का मतलब मास। आपके अंदर जितना बायो मटेरियल उपस्थित है ना, जैसे एक बकरा है, कसाई बकरे को हलाल करते हैं, बकरे को काटने के बाद में जो उसने बाहर निकाला, बेच रहा है मांस, वो उसका जैव भार है। आप मर गए तो आपको जलाएंगे ना, या आपको मिट्टी में दफना दिया, मिट्टी के अंदर दफनाकर ऊपर से मिट्टी डाल दी, आपके अंदर वो आइटम सड़ गया ना, वो जैव भार था। मिट्टी के अंदर एक कोश के जीवन सल्टा दिया, अब आपका खोदोगे ना कभी 20 साल बाद में, सिर्फ आपका कंकाल निकलेगा। कंकाल को छोड़कर जो आइटम गया ना, वो जैव भार है। किसी भी जीव के अंदर उपस्थित कार्बनिक पदार्थ की कुल मात्रा को जैव भार कहा जाता है। अब बताओ जैव भार के पिरामिड कैसे बनेंगे? एक जीव मर गया, एक ऊंट मर गया, सड़क के पास पड़ा है मरा हुआ, ऊंट अकेला है, उस पर बहुत सारे छोटे छोटे एक कोशी के जीव आ गए, जीवाणु भी आएंगे, कवक भी आएंगे, ऊंट है, चील भी आएंगे,
कौवे भी आ जाएंगे। हो सकता है कुत्तों का मूड बन गया तो उसका पूरा होलसेल बना लेते हैं, अंदर जाते हैं, आराम से खाते हैं, बाहर आते हैं, आराम घूम घूम के खावा बाहर आगे, पूरा पड़ा है ऐसे कमरा है उनके लिए, तो बढ़िया बढ़िया आइटम खाएंगे अंदर जाके। एक जीव पे बहुत सारे आश्रय होते हैं। या एक जीव मर गया, एक जीव मरा या किसी जीव ने उसका शिकार किया, जैसे आपके कोई छोटा बच्चा है या आप हो, आपके तरफ शेर आ गया तो शेर अकेले ही आपको सल्टा देगा पूरे को। जब मगरमच्छ आ गया, भूख लगी हुई बढ़िया बेचारे को, है ना, अजगर आ गया, आप सामने हो, आड़ो से खोलो पूरे पूरे वहां जाएगा सीधो, तो एक को एक ने सल्टा दिया, तो मतलब या तो सीधा बन जाएगा या उल्टा बन जाएगा। तो सीधे और उल्टे दोनों बनते, डिपेंड करता है वहां पर मौजूद कौन है उस समय। तो ये सीधा भी हो सकता है और एक खा गया तो उल्टा भी हो सकता है। ये 5 क्वेश्चन है टोटल, इनके अलावा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो क्या पूछें, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के पिरामिड कैसे बनते हैं? जीवता हो गए का चालता रहा, तो बोलो फिर, जीवों की संख्या के पिरामिड कैसे बनते हैं? ऊर्जा के कैसे बनते हैं? वृक्ष पर जीवों की संख्या कैसे बनते हैं? और तालाब में जीवों का जैव भार के पिरामिड उल्टे भी। क्लियर? और इससे गहरा इस टॉपिक में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? खत्म। हाँ खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। राहुल गांधी दिख रहा हूँ मैं तुमको, इधर देखो। चलो नया टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें सारी चीजें पढ़ ली और कुछ नहीं पढ़ना इस टॉपिक में आपको। पाचन कंकाल इसमें से क्या है, ब्रेन करवा देगा, मस्तिष्क। चलो पढ़ो फिर, हेडिंग डालो तंत्रिका तंत्र। बहुत मस्त टॉपिक है। दिमाग, माइंड तुम्हारा कैसे काम करता है, उल्टा सीधा, वो इसी में सीखेंगे। कब उल्टा काम करता है, कब सीधा काम करता है। तंत्रिका तंत्र, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, तंत्रिका तंत्र। इंग्लिश में क्या कहेंगे, कहते हो ना, नई जगह पे जाते हो, कोई भीड़ होती है, जैसे मान लो आप कभी 200-100 लोगों के सामने नहीं बोले हो, अचानक से आपको बोल दो स्टेज पे जाना है, आपको एक स्पीच देना 10 मिनट का, ठीक है ना, तो कईयों के पैर कांपने लग जाते हैं, ऐसे बाहर आते होता है ना। दूसरे के पास बैठे को कहता है नर्वस फील कर रहे हो क्या, है ना, कहीं स्पीच देना है तो जल्दी से आपको कोई बाथरूम आ रहा है तो टॉयलेट है ना, लेडीज वाले में घुस जाते हैं जल्दबाजी, पता नहीं चलता। फिर सामने वाले को पूछता है भाई नर्वस फील कर रहे हो क्या, नहीं, तो लेडीज टॉयलेट में क्या कर रहे हो, फिर समझ, अच्छा इधर घुस गया क्या, फिर वो चेंज करता है। तो नर्वस, इसलिए नाम भी इसका यही है, इंग्लिश में कहते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ये तंत्रिका तंत्र है क्या, देखो समझो। बाहर से हमारे पास कोई क्रिया आएगी, क्रिया मतलब कोई एक्शन होगा, बदले में हम करेंगे रिएक्शन। एक्शन के अपोजिट होगा रिएक्शन, मतलब क्रिया के विपरीत होगी प्रतिक्रिया। ये क्रिया प्रतिक्रिया को जो तंत्र हमारा कंप्लीट करवाएगा ना, उसी का नाम है तंत्रिका तंत्र। कैसे, समझो क्रिया क्या है। आप नंगे पांव घूम रहे हो सड़क पे, आपके पैर में कहीं कांटा चुभ गया, बिना देखे आप बता दोगे अंगूठे में या चटकलियां आंगड़ी में कांटो लाग गयो, देखते थोड़ी अंगूठा में लागी होगी, ऐसे नहीं, चुभते ही तुरंत पता चलता है अंगूठे में चुभ गया, दर्द हुआ, अंगूठे में कांटा चुभा तो वहां से मैसेज चला। ये जैसे बॉडी है मान लो आपकी, है ना, ये आपकी मान लो बॉडी है, ये बीच में आपका आ रहा है मेन बिचोला, बैकबोन है मेरुरज्जु। आपकी जो बॉडी है ना, उसमें लगभग छोटी छोटी 10 लाख ऐसे कोशिकाएं हैं पूरी बॉडी के अंदर, जिनका नाम होता है तंत्रिका कोशिका, या फिर इंग्लिश में कहते हैं न्यूरॉन। ये जब कांटा चुभेगा तो मैसेज यहां से चलेगा। पहले क्रियाएं बताता हूं। कांटा चुभा, कांटे का चुभना क्रिया थी, आपके दिमाग ने बहुत दर्द हो रहा है कि हाँ, तुरंत हाथ की तंत्रिकाओं के पास मैसेज आया, कांटे को निकाल फेंक दिया। कांटे का चुभना क्रिया थी, कांटे को निकालना प्रतिक्रिया है। आप कहीं जाकर बैठे, अचानक से कोई गर्म चीज पड़ी थी, तुरंत आपने हाथ रखा, आपको पता नहीं, आराम से बैठे, आप पता नहीं किधर कोई गर्म आइटम पड़ा है, आपने बातों बातों में हाथ रख लिया, जैसे ही गर्म है आप यूं करोगे, बढ़ गयो। गर्म चीज को छूना क्या है, क्रिया, और झटके से आपने हाथ उठाया, वो क्या है। रोड पे आप जा रहे हो, हर लोग ये काम करते हैं, बाइक चला रहे हो, बीच में इमरजेंसी कॉल आते उठा लेते हैं, साथ में बात कर रहे हैं, बाइक भी चल रही है, पता है आपको कब अपने को क्लच, कब गियर, कब एक्सीलेटर, कहां ब्रेक लगाने, सब पता होता है, ठीक है ना।
ध्यान मोबाइल में बात कर रहे हो, सामने से कोई महिला आ रही है, तुरंत आप ब्रेक लगा दोगे। वो अलग बात है कि ध्यान इधर केंद्रित है, मैं जान दे दो, वो अलग चीज है। तो जो आपने उस महिला को देखा कि सामने से कोई बच्चा या महिला आ रही है, गाड़ी लग जाएगी, उसको देखा, उसको देखना क्रिया थी। आपने जब ब्रेक लगाया ना, वो आपकी प्रतिक्रिया थी। किसी ने आपको गाली दी तो बदले में प्रतिक्रिया होगी, गाली का सुनना क्रिया है। अब गाली के बदले में आप गाली दोगे तो आपके मुख के न्यूरॉन काम कर रहे हैं। गाली आपने सुनी तो रिएक्शन, अगर आप गाली दे सकते हो, उसने बोला तेरा बाप, आप ही कह दो तेरा बाप, तो क्रिया प्रतिक्रिया होगी। उसने गाली दी, गाली का सुनना क्रिया है। आप गाली नहीं दे सकते, कमजोर हो, तो आप ऐसे उसको आंख निकाल के बता दोगे मेरे को बुरा पर लग रहा है, बेपार कौन पड़े करे के भाई, कमजोर है तो बोल दे, ऐसे करेगा। या आपने गाली दी, सामने वाले एक बार सुनी, दो बार सुनी, फिर गाली दी और उठा, कॉलर पकड़ी, ले रेपटेगी, चक। तो गाली का सुनना क्रिया है, झेपटे की मेलना, ये सारा काम कौन करवाता है? अब होता कैसे देखो, ये मैसेज शुरू कैसे होगा? देखो, आपके हाथ में मान लो मैं सुई चुबो दूं, अब आपके हाथ की कोशिकाओं के अंदर यहां पर न्यूरॉन है, ये चुभेगा, मैसेज यहां से चलेगा, ये सारे मैसेज यूं जाएंगे इसके पास, इसका नाम है मेरू रज्जू, जिसको आप रीढ़ की हड्डी कहते हो। ये मैसेज जाएगा इसके पास, इससे पूछेगा पैर के अंदर कांटा चुभ गया भाई, क्या किया जाए? ये बोलेगी मुझे पता नहीं, मैं पूछ के आती हूं। यहां से मैसेज चलेगा, जाएगा ब्रेन के पास। अब आपके मस्तिष्क के भाग है अलग अलग, अलग अलग भाग अलग अलग क्रियाओं का संचालन करेंगे। क्रिया क्या है? देखो, क्रियाएं बहुत है, सोचना, समझना, सूंघना, प्रेम, भय, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, ताप, दाब, निद्रा, भूख, प्यास, बहुत क्रियाएं हैं। अलग अलग क्रियाओं का संचालन अलग अलग भाग करेंगे। कांटा चुभा, मस्तिष्क के भाग है वो सोचेंगे, कांटा चुभ गया, दर्द हो रहा है, मस्तिष्क उत्तर देगा इसको कि काम करो, निकाल के फेंक दो, तो मेरू रज्जु संबंधित अंग को उत्तर देगी। कांटा चुभा संबंधित अंग कौन है? हाथ है। हाथ के न्यूरॉन के पास मैसेज आएगा, तुरंत काम चालू हुआ, निकाल के फेंक दिया। गाली सुन रहे हो, गाली देनी है तो मुख्य न्यूरॉन काम करेंगे, आपस में गाली गलौच होगी। अगर हाथ के न्यूरॉन के पास मैसेज आया तो उधर से गाली और इधर से वो क्रिया। मक्खी बैठ गई मान लो आपके हाथ पे, तो ऐसे कहते हो मक्खी बैठ गई, ऐसे कहते हो बैठ रही इधर, नहीं कहते ना मक्खी बैठ गई, क्यों बोलोगे? हट यहां से, तो बैठना क्रिया थी, हाथ ने बोला चल पड़ी, वो प्रतिक्रिया है। तो लिखो, शरीर का वह तंत्र, शरीर का वह तंत्र, शरीर का वह तंत्र जो क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं का, वह तंत्र जो क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं का, क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं का संचालन करवाता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। शरीर का वह तंत्र जो क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं का संचालन करवाता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। इसके मुख्य भाग 3 हैं, इधर देखो, तंत्रिका तंत्र कहलाता है, यहां ध्यान दो। सबसे पहले मैसेज जाएगा, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? तंत्रिका कोशिका, या फिर इंग्लिश में कहते हैं न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यही है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? न्यूरॉन है। 90 सेंटीमीटर इकाई होती है इसकी। ये आप एक बचपन में एक लाइन पढ़ते हो कि शरीर में हजारों लाखों कोशिकाएं होती है, डेली हजारों कोशिकाएं मरती है, हजारों कोशिकाएं जन्म लेती है। मरी हुई कोशिकाओं में पाचन करते, लाइसोसोम नाम पड़ा होगा, ये नहीं मरती। तंत्रिका कोशिका शरीर की एकमात्र ऐसी कोशिका है जो जन्म के बाद स्वतः कभी नष्ट नहीं होती, अमर कोशिका होती है शरीर की। मानव शरीर की अमर कोशिका यही है। ये मर गई ना, दोबारा उत्पादन संभव। नोटिस किया होगा, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है उसको कोई इलाज नहीं है, देखा होगा। जिस रीढ़ की हड्डी आप कहते हो रीढ़ की हड्डी होती नहीं है, मेरू रज्जु नाम होता है, स्पाइनल कोड होती है, बैकबोन होती है, कशेरुकदंड होता है। रीढ़ की हड्डी तो बाहर का खोल है, बस खाली आवरण है। जिसकी रीढ़ की हड्डी यहां से टूट गई ना,
उसको 1 नंबर 2 नंबर कब आ जाए पता नहीं चलता, इलाज भी नहीं है। रीढ़ की हड्डी टूटी हुई मनुष्य चारपाई पे लेटा हुआ है, आप उसके पैर में सुई चुभो देना, वो देख रहा है, वो बोल भी रहा है, सुई चुभो रहे, उसको दर्द का एहसास नहीं होगा। कारण यहां से बैकबोन, ऐसे बॉडी हमने अभी बनाई थी, छोटा सा एक मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ये बैकबोन है, ये यहां से तो टूट गई, अब पैर में आप कांटा चुभो रहे हो, ये दर्द का मैसेज तो चल पड़ा, यहां तक तो आ गया, दिमाग के पास तो गया ही नहीं, ये पर्ची जो आई थी ना, ये मैसेज पर्ची यहीं पर रह गई, अब आगे मैसेज गए ही नहीं, दिमाग के पास मैसेज गए ही नहीं, तो दिमाग का थैलेमस भाग को तो पता ही नहीं है, तो क्रिया गई नहीं, प्रतिक्रिया होगी नहीं, उसको दर्द का एहसास होगा ही नहीं, नीचे वाला हिस्सा सारा नील होता है, मूत्र कब आ गया, मल का पता ही नहीं, पाइप लगी होती है, खाली थैली, घर वाले संभालते हैं कि भर गई, खाली कर दो, दोबारा लगा दो, तो कारण क्या, क्रिया तो जारी है पर प्रतिक्रिया वापस आ नहीं रही है, क्योंकि मेरुरज्जु बिचौला है। यह क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया हुआ है, क्या था, तंत्रिका कोशिका जो भी मैसेज लेगी वो उत्तर वो मैसेज किसको देगी, मेरु, ये मैसेज किसको देगी, मस्तिष्क, मस्तिष्क वापस उत्तर देगा किसको, और मेरुरज्जु वापस किसको देगी, कांटा चुभा, हाथ की तंत्रिका मैसेज लेगी, हाथ से चला मैसेज आएगा मेरुरज्जु के पास, मेरुरज्जु देगी दिमाग को, दिमाग वापस उत्तर देगा मेरुरज्जु को, मेरुरज्जु संबंधित अंग की तंत्रिका को देगी, काम हो जाए खत्म। तो न्यूरॉन से मैसेज जाएगा जिसको आप रीढ़ की हड्डी कहते हो उसके पास, उससे मैसेज जाएगा दिमाग के पास, दिमाग से उत्तर वापस आएगा मेरुरज्जु के पास, मेरुरज्जु से वापस आएगा तंत्रिका कोशिका के बाद। अब ये बिचौला कौन है, ये मैसेज का जाना और मैसेज का आना, इसे कहा जाता है प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती, या आप इसे कह सकते हो प्रतिवर्ती चाप। अब सपोज करो किसी के अंदर मेरुरज्जु नहीं है, टूट गई, ना ही तो मैसेज जाएगा ना ही उत्तर आएगा, तो पेपर पूछते क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का संचालन तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग करवाता है, बिचौला है, कौन है, या पूछेंगे प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रक स्थल किसे कहते हैं, इसको कहते हैं, ये कंट्रोल करती है, ये नहीं है तो काम खत्म है, तो ये नहीं तुड़वानी चाहिए आपको किससे, ठीक है, दांत दूध तुड़वा लो अलग बात है, ये आइटम बचा के रखना। हाँ हाँ, अब आप सोच रहे हो कि सर मजाक कर रहे हो, कि आपको लग रहा होगा कि कांटा चुभा तो हाथ से मैसेज जाएगा मेरुरज्जु के पास, वो दिमाग को देगी, दिमाग सोचेगा, फिर वापस आएगा, फिर आप हाथ का, इतना टाइम लगता है क्या ना, हमारा जो दिमाग है ना, मानव मस्तिष्क को कहा जाता है शरीर का सुपर कंप्यूटर, इसकी गणना करने की क्षमता है 3000 गीगाबाइट की, 3000 जीबी, 8 जीबी, 16 जीबी, 32 जीबी का मेमोरी कार्ड है ना, उसमें आप सॉन्ग भर के छोड़ दो, रात को चला के सो जाओ, सुबह तक सॉन्ग रिपीट नहीं होता, इतना आइटम होता 8 जीबी 32 जीबी में, ये भाई साहब है 3000 जीबी प्रति सेकंड, सोच लो कितनी स्पीड से काम कर रहा होगा, दिमाग के जैसा कंप्यूटर संसार में है ही नहीं, कंप्यूटर तो बहुत है ना, हाई स्पीड हाई क्वालिटी के आ रहे बहुत सारे सुपर कंप्यूटर, मस्तिष्क के जैसा कंप्यूटर ना तो विकसित हुआ है ना ही होगा, मस्तिष्क कंप्यूटर था इसीलिए हमने कंप्यूटर बार बनाया है, ये कंप्यूटर नहीं होता ना तो आज ये कंप्यूटर हमारे पास भी नहीं होता, इस कंप्यूटर के वजह से कंप्यूटर आया है, तो इसकी गणना करने की क्षमता है 3000 जीबी की, इतनी तेजी से काम करता है, हमारी समझ से परे हैं। आपकी पलक झपकने के 40वें से 50वें भाग में ना ये मैसेज गया और उत्तर भी आ जाता है, इतनी स्पीड से काम करता है ये, ठीक है, ऐसे आपने यूं किया ना, ऐसे एक पलक झपकने का 50वां भाग सोचो कितना क्या होगा, पलक झपकी 1 सेकंड मान लो इसको, 1 सेकंड, इस 1 सेकंड का 50वां भाग मान लो, इस तीव्र गति से काम करता है, तो इतनी स्पीड से मैसेज आता है, स्पीड से ही उत्तर आ जाता है, इसलिए हम मानते नहीं। अब सोचो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, पहला क्वेश्चन लिखो आप इसमें, तंत्रिका तंत्र की शुरुआत कहां से हुई थी, तंत्रिका तंत्र की शुरुआत या तंत्रिका तंत्र कहां से प्रारंभ हुआ, तंत्रिका तंत्र की शुरुआत हुई सी, हमारा एक संघ है जिसका नाम है सिलेंट्रेटा,
संघ मैंने आपको बहुत बार समझाए हैं। हम ऐसे जीव हैं जो अपने बच्चों को पैदा करने के बाद दूध पिलाते हैं, तो हमें कहते हैं स्तनधारी, हमारे अंदर स्तन है तो हमें रखा गया स्तनधारियों में। वे सजीव जो अपने बच्चों को पैदा करने के बाद दूध पिलाते हैं स्तनधारी है। मछलियां पानी के अंदर रहती है, मत्स्य वर्ग हो गया। कछुआ है, मेंढक है, मगरमच्छ है, वो जल में रह सकते हैं, स्थल में, तो उनको एम्फीबियन उभयचर कहते हैं। सांप है, रेंगकर चलता है तो उसको सरीसृप या रेप्टाइल ग्रुप में रखा गया। केंचुआ है, किसान का सबसे बढ़िया मित्र कौन है? केंचुआ। तो केंचुए किसमें रखा है? एनालिडा ग्रुप में। ऐसे ग्रुप है, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, सिलेंट्रेटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एम्फीबियन। ऐसे एक संघ है जिसका नाम है सिलेंट्रेटा संघ। तंत्रिका तंत्र की शुरुआत सिलेंट्रेटा संघ से हुई थी। सिलेंट्रेटा संघ का जीव पूछे कौन से जीव से, तो नाम है हाइड्रा। और हाइड्रा में गुण पाया जाता है मुकुलन का। 9th 10th में पढ़ के आए होंगे, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, हाइड्रा। पेपर में आता था अमीबा में द्वितीय विखंडन का वर्णन करो, हाइड्रा में मुकुलन का वर्णन करो, नाम पढ़े होंगे ना। तो तंत्रिका तंत्र की शुरुआत सिलेंट्रेटा संघ के हाइड्रा नामक सजीव से हुई थी, यहां से प्रारंभ हुआ था। और खास बात क्या पता है? हाइड्रा प्रकृति का एकमात्र ऐसा जीव है जिसके तंत्रिका तंत्र में दिमाग नहीं होता है। हाइड्रा के अंदर दिमाग नहीं होता, इसका तंत्रिका तंत्र होता है मस्तिष्क रहित, यानी ये आइटम नहीं है यार, ये तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो कशेरुक, रीढ़ की हड्डी तो कशेरुकियों में होती है, उसमें नहीं है, वो तो जीव है छोटा सा। तो उसमें क्या है? खाली तंत्रिका कोशिका है, यही मैसेज लेगी, यही उत्तर देगी। पेपर में क्या पूछेंगे? तंत्रिका तंत्र की शुरुआत किस संघ से हुई थी? एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलास्का, सिलेंट्रेटा। तंत्रिका तंत्र की शुरुआत किस एक कोशिका जीव से हुई थी? अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, हाइड्रा। हाइड्रा में कौन सा गुण पाया जाता है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और द्विविखंडन और मुकुलन। प्रकृति के कौन से सजीव का तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क रहित होता है? हाइड्रा में दिमाग नहीं होता, बाकी धरती के जितने जीव सब में दिमाग है, इसमें नहीं। अब एक एक करके पढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र कितने भागों में बांटकर पढ़ेंगे अभी बताया मैंने? 3। तंत्रिका तंत्र में सबसे पहली चीज तो पढ़ेंगे, लिखना नहीं है अभी, समझ लो पहले। तंत्रिका कोशिका, इंग्लिश में आप इसे नाम दोगे न्यूरॉन। क्या नाम दोगे? पीछे जोड़ दो लॉजी, तो न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो लिखो क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन या स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं न्यूरोलॉजी। तो अगर डॉक्टर के किसी केबिन पे लिखा हुआ है न्यूरोलॉजिस्ट, तो वो दिमाग का स्पेशलिस्ट है, ठीक है ना। तो इसके 3 भाग है तंत्रिका तंत्र के भाग। पहला भाग तो है तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन। दूसरा भाग है बिचौला, मेरुरज्जु, या इसे कहोगे कशेरुक दंड या मेरुदंड बोल लो, मेरुदंड। इंग्लिश में बोलो तो बैकबोन या फिर स्पाइनल कोड, बैकबोन या स्पाइनल कोड कह सकते हैं। तीसरा भाग है आपका मस्तिष्क। तो तंत्रिका तंत्र में क्या क्या पढ़ेंगे? शरीर के अंग हमने पढ़ लिए, पाचन में सारे पढ़ा दिए मैंने आपको, मुख, ग्रसनी, आमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। फेफड़ा पढ़ेंगे तो श्वसन तंत्र आएगा, किडनी पढ़ेंगे तो उत्सर्जन तंत्र आएगा, दिमाग पढ़ रहे हैं तो कौन सा आ रहा है? तंत्रिका तंत्र। जननांगों की बात करेंगे तो जनन तंत्र पढ़ेंगे, हड्डियों की बात करेंगे कंकाल तंत्र पढ़ेंगे। काम खत्म, बायोलॉजी होगी, बस इतनी बची है, सब करवा दिए। अच्छा, 1 नंबर शुरू करते हैं। ये भाग लिख लो, तंत्रिका तंत्र के भाग 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे इसे। तंत्रिका कोशिका, मेरु, रज्जु और मस्तिष्क। क्लियर है यहां तक? एक एक करके पढ़े सारे। पहली चीज पढ़ती है, 1 नंबर हेडिंग डालो तंत्रिका कोशिका, या फिर इंग्लिश में कहोगे न्यूरॉन। ध्यान रहे, एक चीज ढंग से समझ लो,
एक न्यूरॉन होता है, एक होता है नेफ्रॉन। एक जैसे नाम है, नेफ्रॉन को कहते हैं वृक्काणु। ये किडनी की सबसे छोटी इकाई है, गुर्दे की। गुर्दे कहते हैं वृक, गुर्दा या किडनी। उत्सर्जन तंत्र की सबसे छोटी इकाई किडनी का भाग है नेफ्रॉन। जो उत्सर्जन तंत्र है, ये तंत्रिका तंत्र है, तो ये न्यूरॉन है, वो क्या है, नेफ्रॉन होता है वृक्काणु, न्यूरॉन होता है तंत्रीय कोशिका। उतार लिया ये। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो खास बात क्या क्या है तंत्रिका कोशिका की। सबसे पहली खास बात, पेपर में पूछेंगे तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन है, उत्तर होगा न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई, या यूं भी कह सकते हो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। तो तंत्र कैसे चालू, न्यूरॉन होगा नहीं तो तंत्र भी नहीं चलेगा, यही तो शुरू करवाता है काम। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई, उत्तर होगा न्यूरॉन या फिर तंत्रीय कोशिका। अच्छा है क्या ये? शरीर की सबसे लंबी कोशिका यही है। शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है? ब्याह नाड़ा हो रहे हो ध्यान को नहीं क्या नहीं, शरीर की सबसे लंबी लिखो, लंबी नहीं सबसे लंबी। संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? छोटी कौन है? अरे प्राणियों, संसार की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। शरीर की, संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रीय कोशिका। कितनी की लंबी है? 90 सेंटीमीटर होती है। जो स्केल लेके आता है ज्योमेट्री बॉक्स में 15 सेंटीमीटर का होता है, वो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल आता है 15 सेंटीमीटर का है। 15 छिके 90, 6 स्केल है ना, एक लाइन में रख दो, इतनी लंबी होती है। शरीर की सबसे बड़ी या लंबी कोशिका यही है। शरीर की सबसे छोटी का कोशिका होती है जनन कोशिका। नर के अंदर शुक्राणु, मादा के अंदर अंडाणु। नर जनन कोशिका कौन है? शुक्राणु। मादा जनन कोशिका अंडाणु। सबसे छोटी होती है छोटी, पर इसी की वजह से ही जनसंख्या वृद्धि होती है। इसलिए कहा था बयान हो रहे हो ध्यान कौन थाने के, तब बोला था मैंने ये थे करो कि नहीं खोटी, ठीक है नहीं। काल ने कुछ रिश्तो करा ही नहीं जगह, रिश्तो करा बे किसी के करेंगे इन रोड पर रोप दे खटी है, मगर धुला करके लिख दे 35 किलोमीटर गंगानगर अठू। देखा भैया हो सीधे इधर देखो। शरीर की सबसे लंबी कोशिका ये। अच्छा, शरीर की कभी नष्ट नहीं होने वाली कोशिका, ये कभी भी खुद नहीं मरती। आप एक लाइन पढ़ते हो बचपन से, इस पे सब पे मत मान लेना कि मानव शरीर में हजारों कोशिकाओं का जाल है, डेली हजारों कोशिकाएं मरती है, जन्म लेती है। सब पे लागू नहीं होती है बात, इसको छोड़कर है ये खुद नहीं मरती। आपका जब जन्म होगा ना, आपके न्यूरॉन जितने आगे ना उतने रहेंगे, कम आएंगे तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करे। कई भोले पैदा हो जाते हैं, कितना मर्जी बोल लो, मोटा दिमाग हो नहीं की तो न्यूरॉन कम है, कई में न्यूरॉन फास्ट होते हैं, ठीक है ना। बचपन से 1-2 साल का बच्चा 3-4 साल का हो गया ना, आपने अगर स्कूल भेज दिया तो ओल में थरथर यहाँ कर दियो, बिया कर दियो, माइंड फास्ट काम करता है। वो इसी पे डिपेंड करता है, जितने न्यूरॉन आप में आ गए ना, वो ना तो फिर बढ़ेंगे ना घटेंगे। तो शरीर की कभी नष्ट नहीं होने वाली कोशिका, पेपर में पूछेगा मानव शरीर की कौन सी कोशिका स्वतः कभी नष्ट नहीं होती है? ये नष्ट नहीं होते, नष्ट हो गए दोबारा आएंगे भी नहीं। जैसे बैकबोन है आपके, बताया था मैंने, टूट गई ना, तो आप ऐसे मत सोचोगे हॉस्पिटल जाकर उपचार का, नहीं होगा। टूट गई बस, पड़ा रहो, कोई इलाज नहीं इसका, ये नहीं बना सकते दोबारा। कभी नष्ट नहीं होती यानी कि स्वतः कभी मरती नहीं, एक ही बात है। कभी नष्ट नहीं होगी मतलब ये बचपन से आ गई तो जिंदगी भर साथ रहेगी। कभी नहीं मरेगी खुद, तो नाम बोल दो अमर कोशिका। मानव शरीर की अमर कोशिका किसे कहते हैं? इसे कहते हैं शरीर की अमर कोशिका। कभी नहीं मरती है, खुद नहीं मरती है, आप किसे तुड़वा लो वो अलग बात है। शरीर की अमर कोशिका, बागड़ी में कहते हैं ना, मगर बचा के रखो, मगराम पड़ेगी, वो इसलिए कहते हैं, तो वो एरिया संभाल के रखना चाहिए। शरीर की अमर कोशिका यही है। ऐसी कोशिका जिसमें जन्म के बाद
कोई भी विभाजन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। ऐसी कोशिका जिसमें जन्म के बाद कोई भी विभाजन की प्रक्रिया नहीं होती है। पढ़ा होगा ना, शरीर में विभाजन चलते हैं, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, पढ़े होंगे ना हम। सारी कोशिका में विभाजन होता है। जैसे हम गर्भ के अंदर भ्रूण बन रहा है तो अर्धसूत्री विभाजन है। शिशु से बालक समसूत्री, बालक से किशोर समसूत्री, किशोर से वयस्क समसूत्री, वयस्क से वृद्ध समसूत्री। तो हमारी शरीर की कोशिका विभाजन चलते हैं, इसको छोड़कर कोई भी विभाजन इसके अंदर नहीं होता है। जन्म के समय सबसे पूर्ण विकसित कोशिका यही होती है। जन्म के समय सबसे पूर्ण विकसित कोशिका यही होती है। और किस अंग के न्यूरॉन सबसे पूर्ण विकसित होते हैं? कान। छोटा शिशु होता है, नोटिस किया होगा बच्चे को। छोटा बच्चा है, 1.5 साल का, 2 साल का बच्चा है, बोल नहीं पा रहा, दिमाग की मुख की कोशिका विकसित नहीं है, बोले बेचारा कहां से? तंत्र कोशिका विकसित है। छोटा बच्चा होगा 1.5 साल का, आप तुरंत बच्चा है ना 2-3 साल का होगा, उसकी मम्मी उठाएगी, भाग के आ जाएगी उसके पास, अनजान बंदा आएगा, लेकर रोने लग जाएगा। उसको पता है तंत्र कोशिका काम कर रही है, आप उसको देख रहे हो, आप उसको बच्चे को नोटिस करते हो ना, आप कई बार ऐसे ऐसे कर देते हो या ऐसे करते हो, यूं कुछ इशारा करते हो, आपकी तरफ देखेगा, भाग के सो रहा है ना, आप यूं देख रहे हो, उसको सुन रहा है, ये न्यूरॉन काम कर रहे हैं। आप उसके सामने स्माइल करोगे ना तो तंत्रिका तंत्र उसका काम कर रहा है, उसकी तंत्रिका कोशिका विकसित है, आप स्माइल करोगे तो उसको भी वो भी स्माइल करे सामने से। वो अलग बात है कि आपकी स्माइल ऐसी उसको देख कर रोना आ जाए तो वो रोने लग जाएगा। आप यूं यूं करोगे या कोई इशारा करोगे या ताली बजाओगे, वो देखेगा आपकी तरफ, ये करेगा, वो स्माइल करेगा। उसके तंत्रिका कोशिका कर्ण पल्लव की विकसित है, तो वो समझ रहा है कि अब ये बंदा हंस रहा है, मैं भी थोड़ा हंस दूं, ये मेरे को बुला रहा है, वो देखेगा। मुख्य न्यूरॉन विकसित नहीं अगर होते तो बोल आप यूं करते बोल दें तो के डांगे तेरे क्या हम करें यहाँ, ये विकसित नहीं है। तो जन्म के समय शरीर की कौन सी कोशिका सबसे पूर्ण विकसित होती है? सभी क्वेश्चन का एक ही आंसर है क्या? इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। क्या पूछेंगे? तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर की कौन सी कोशिका स्वतः कभी नष्ट नहीं होती है? शरीर की अमर कोशिका किसे कहते हैं? ऐसी कोशिका जिसमें जन्म के बाद कोई विभाजन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। और जन्म के समय कौन सी कोशिका सबसे पूर्ण विकसित होती है? नष्ट हो गए, दोबारा नहीं आएंगे। अगर पूछे किस अंग के न्यूरॉन सबसे अधिक विकसित है तो दिमाग। सबसे अधिक विकसित होते हैं न्यूरॉन मस्तिष्क के, यानी आपकी बॉडी के ना 98% न्यूरॉन दिमाग में होते हैं, बॉडी में सिर्फ 2% ही है। जो बोल रहे हैं न्यूरॉन, मैंने यूं बोला तंत्रिका कोशिका लगभग 10 लाख है, ऐसे कहा मैंने। 98% न्यूरॉन दिमाग में, ये नीचे वाले भाग में सिर्फ 2% है। इसका काम है सारा, इसलिए शिशु सारी क्रियाएं समझ लेता है, ठीक है ना। ये काम सारी इसी की तंत्रिका कोशिका के कर्ण के विकसित होती है। क्लियर हो गया यहां तक? उतार लो इतना, ये होगी खत्म। अब तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग शुरू करेंगे, मानव मस्तिष्क, ठीक है। इसको पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। चलो एक चीज और रह गई, आप इसका डायग्राम भी सीख लो, हेडिंग डाल लो, तंत्रिका कोशिका की संरचना कैसी दिखती है, ये थोड़ा सा ये पढ़ लो, कोशिका की संरचना, हेडिंग डाल के छोड़ लो। चलो नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। तंत्रिका कोशिका की संरचना पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में।